अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजय न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान का नया मुआशी सर्वे देखकर कोई मुआवजा होने वाला है तो अपनी तवक्कुआत थोड़ी कम कर लें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पूरे साल का कच्चा छट्टा सामने रख दिया है और कहानी सीधी सी है। हुकूमत अपने कई बड़े मुआशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह फेल हुई है। ग्रोथ रेट का टारगेट 4% से ऊपर का था, मगर गाड़ी 3.7% पर ही हाम कर रुक गई। वजीर खजाना के पास जवाब भी तैयार हैं। कहीं मशरक़े वस्ता की जंग का हंगामा, तो कहीं मूनसून की बारिशें, तो कहीं अमेरिका के आलमी टैरिफ। मुआशी सर्वे के अंदरूनी सफात पर नजर डालें तो नाकामियों की फहरिस्त सिर्फ मजमूई शरह नमू तक महदूद नहीं, बल्कि मईशत के बुनियादी सतून अंदर से भी हिले हुए हैं। हुकूमत ने इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक और सर्विसेज समेत तकरीबन हर बड़े सेक्टर में जो ख्वाब दिखाए थे, हकीकत उनसे कोसों दूर रही। सबसे बड़ा धचका पावर सेक्टर और बुनियादी ढांचे को लगा है। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई की नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया था, लेकिन यहाँ ग्रोथ प्लस में जाने के बजाय -10% तक गिर गई। यानी एनर्जी क्राइसिस और टैरिफ के बोझ ने इस पूरे शोबे को डबो दिया। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग और बड़ी सनतों में कुछ बेहतरी के बावजूद ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर 4.3% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 3.5% पर सिमट गया। मादनियात का हदफ 3% था, मगर उसकी नमो सिफर के करीब यानी महज 0.38% रही। ज़राई मुल्क होने के बावजूद ज़राअत का मजमूई हदफ 4.5% था, जो पूरा ना हो सका, और ग्रोथ सिर्फ 2.8% रही। लाइफ स्टॉक 4.2% के हदफ के मुकाबले में 3.7%, जंगलात 3.5% के हदफ के मुकाबले में 2%, और माहीगीरी 3% के हदफ के सामने सिर्फ 1.6% पर रह गई। सर्विसेज सेक्टर में होलसेल और रिटेल का हदफ 3.9% था, जो 3.7% रहा, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर 3.4% के हदफ के बरक्स सिर्फ 2.3% तक पहुंच पाया। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर की हालत तो सबसे बुरी है, जहां 5% का हदफ था और ग्रोथ महज 0.32% रिकॉर्ड की गई। इंश्योरेंस और फाइनेंस की ये सूरत हाल बताती है कि मार्केट में पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एतमाद किस हद तक टूटा हुआ है। लेकिन इस कागजी कार्रवाई से हटकर क्या कुछ वाकई बदला है? एदादो शुमार कहते हैं कि मुल्की मईशत का हुजम अब 452 अरब डॉलर है और कागज पर आपकी और हमारी फीकस औसत सालाना आमदन भी बढ़कर 1901 डॉलर हो चुकी है। ज़राअत, गंदम की बम्पर फसल और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे गए 33 अरब डॉलर के दम पर ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 17 अरब डॉलर से ऊपर सांस ले रहे हैं। यानी मईशत मुकम्मल तौर पर वेंटिलेटर पर नहीं है, कुछ हिस्से अभी भी चल रहे हैं। मगर असल सस्पेंस इस सर्वे में नहीं, बल्कि आने वाले बजट और IMF के साथ होने वाली अंदरूनी डील है। शायद पहली बार इस्लामाबाद से तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ अच्छी खबर आई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF को इस बात पर मना चुके हैं कि मिडिल क्लास की चमड़ी मजीद ना उधेड़ी जाए। 60 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ की बात हो रही है। सबसे ऊपर वाले टैक्स स्लैब में नरमी की उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात, सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर जो 18% सेल्स टैक्स लगाकर आवाम का गला घोंटने का प्लान था, IMF ने वो दबाव फिलहाल वापस ले लिया है। गरीब तरीन खानदानों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट भी बढ़ाकर 722.5 अरब रुपए किया जा रहा है। सवाल वही है कि रिलीफ की बातें और अहदाफ की शरह जैसे सख्त अल्फाज क्या आम आवाम की जिंदगी में कुछ नरमी लाएंगे? क्या कल पेश होने वाला बजट साल का बजट होगा या IMF का? इन मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर फरूख सलीम साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, वजीर खजाना कह रहे हैं कि अगर मानसून और मिडिल ईस्ट का बहरान ना होता तो GDP 4% से ऊपर चली जाती। पहले हम IMF और माजी की हुकूमतों पर सारा मलबा डालते थे, अब एक नया बहाना आ गया है। क्या मुआशी नाकामियों का मलबा हमेशा इसी तरह किसी और पर डालकर जान छुड़ाई जा सकती है, या असल मसला हमारी अपनी पॉलिसीज का है? देखिए, साल के शुरू में जो GDP ग्रोथ के हवाले से खत्फ रखा गया था वो 4% का था, और जो अचीव किया गया है, जो बताया गया है हमें इस इकोनॉमिक सर्वे में, वो 3.7% है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो अचीवमेंट है इस नॉट दैट
दैट बैड 4% का हद होना और 3.7 की अचीवमेंट कर लेना, इसकी आम आदमी की जुबान में ये इशारिया ये बता रहा है कि बहरानी हालत जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहाली की तरफ वो चल निकली है। लेकिन बहाली जो है वो मजबूती में तब्दील होती अभी नजर नहीं आ रही। तो मईशत का पहिया जो है वो 3.7% से ग्रो कर रहा है। आप समझिए कि मईशत का पहिए की स्पीड 3.7% पे है। लेकिन देखिए ये स्पीड जो है ये काफी नहीं है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है उसको उसको कम कर दे, या जो बेरोजगारी की शरह है उसको कम कर दे, कोई एम्प्लॉयमेंट लेवल को बेहतर कर दे। तो पहिया ग्रो कर रहा है, पहिए की स्पीड है, लेकिन वो नाकाफी है। बिल्कुल, और वो नाकाफी और उसके असरात भी सर नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की औसतन फीकस आमदन भी वो कह रहे हैं कि बढ़कर $1901 हो गई है, लेकिन आम आदमी महंगाई में पिस रहा है, बिजली के बिल नहीं दे पा रहा। तो ये कागज पर बढ़ने वाली $1901 की आमदन किसकी जेब में जा रही है? आम पाकिस्तानी को तो इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि यही हमारा हुकूमती इकोनॉमिक सर्वे साथ में ये भी कहता है कि आम आदमी की जानिब से तो फिर सर आटा, चावल, दूध, गोश्त, चीनी, हत्ता के दाल और सब्जियों के भी माहाना इस्तेमाल में कमी नजर आई है। ये यहाँ पे जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मजबूरी महंगाई की शरह है पिछले कुछ 3.5-4 साल की, अगर उसको जमा कर लिया जाए तो वो तकरीबन 85-90% तक पहुंच जाती। और पिछले 3-4 सालों में आम पाकिस्तानी की तनख्वाह जो है अगर इफ इज लकी तो वो 30-40% शायद बढ़ी हो, वरना बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी। तो मसला यहाँ पे महंगाई की शरह का नहीं है, मसला है कुव्वत खरीद का। जब महंगाई जो मजबूरी महंगाई है 3-4 साल की वो कोई 85-90% की हो और तनख्वाह जो है वो 30-40% से ज्यादा न बढ़ी हो, तो फिर मसला जो है वो कुव्वत खरीद कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि महंगाई की शरह में कमी आई है ये दुरुस्त होगा। आज से कोई 3.5-4 साल पहले हमने डबल डिजिट तक देखी है, 35-36% तक महंगाई की शरह गई है। तो महंगाई तो कम हो गई है, लेकिन जो कुव्वत खरीद है आम पाकिस्तानी की उसका मैं क्या कहूँ कि वो आप समझिए कि बेड़ा गर्क हो गया। तो अब अगर महंगाई की शरह कम भी हो गई है, अगर आपकी और मेरी जेब में पैसा टका नहीं बचता तो फिर महंगाई की शरह जो है वो आप समझिए कि थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाती। बिल्कुल, और सर साथ में बड़ी सनतों में 6.1% ग्रोथ का दावा भी किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्केट में बिजनेस बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। इस तजाद की असल हकीकत क्या है? क्या ये ग्रोथ सिर्फ चंद मखसूस ब्रांड्स या कंपनियों तक महदूद है? क्योंकि आलमी रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि पाकिस्तान से लोग कारोबार लपेट कर सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं। तो ये कागजों में कैसे मस्बत आ जाता है? देखिए जीडीपी ग्रोथ के बारे में मैंने आपसे कहा कि इट्स नॉट दैट बैड, अच्छी भी नहीं है, लेकिन ये जरूर इशारिया दे रही है कि बुरानी कैफियत से मईशत जो है वो बाहर आ रही है या टूवर्ड्स बहाली के जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर कमजोर रहा, 2.9 का बताया जा रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से एक्चुअली अच्छी खबर है, जो आप 6.1% कह रही हैं, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एक गुड न्यूज जो है वो सामने आई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मईशत के अंदर ग्रोथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मईशत के अंदर इनफ ग्रोथ नहीं है। वो पहिए की स्पीड जिसकी मैं जिक्र कर रहा था वो जब तक 6-6.5-7% पे नहीं जाती, तो जो 15 से 20 लाख इजाफी पाकिस्तानी सालाना की बुनियाद के ऊपर जॉब मार्केट को एंटर कर रहे हैं, उनकी नौकरियां क्रिएट नहीं हो पाएंगी। तो बहरान की तरफ से बहाली की तरफ तो शायद जा रहे होंगे, लेकिन बहाली से मजबूती की तरफ उस वक्त नहीं बढ़ पाएंगे जब तक ये जीडीपी की शरह जो है ये 6-6.5-7% पे नहीं पहुंची। नाजरीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर, ये मकामी सरमायाकारी कैसे बढ़ेगी, किस तरह के हालात में? क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें मकामी सरमायाकारी बढ़ सकती है? जी, सरमायाकारी का प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर के मुकाबले में सरमायाकारी मजीद गिरी है। दो बड़े चैलेंजेस जो हैं सरमायाकारी के सामने जो खड़े हो जाते हैं पहाड़ बन के, वो एक तो है बिजली का रेट। अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली का टैरिफ जो है वो 11 सेंट फी यूनिट होगा
और हमसाया ममालिक जो हमसे कम्पीट करते हैं, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो चीन हो, और वहाँ पे बिजली का टैरिफ जो है वो 4, 5, 6 सेंट हो, जो पाकिस्तान से तकरीबन आधा हो जाता है, उस वक्त तक सरमायाकारी को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा बड़ा पहाड़ जो खड़ा है वो टैक्सेशन का है, वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट का है। जी। वो आप समझिए कि 60-62% तक जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट चला जाता है, वो दुनिया का बुलंद तरीन टैक्स रेट है। आप जी। उसको अगर मुकाबला करना चाह रही हैं तो तुर्किया में जो भी टैक्स इस्लाहात के बाद तुर्किया की हुकूमत ने जो टैक्स रेट किया है वो 12.5% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दिया है। तो अब आप मुकाबला करेंगे 12.5% टर्की के अंदर और तकरीबन 60% पाकिस्तान के अंदर, तो आप सोचिए कि जो बैरूनी सरमायाकार है वो सरमायाकारी कहाँ करेगा। क्योंकि यही टैक्स आमदन का तकरीबन 62% पुराने कर्जों और सूद की अदायगी में चला जाता है, जबकि सर हम अपने बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर ये शरह सिर्फ 18% है। तो हम इस मकाम तक कैसे पहुंचे हैं? जी, ये मैंने ही ग्राफ कुछ देर पहले एक्स पे लगाया है। ये हम यहाँ पहुंचे कैसे? जी। देखिए, पिछले तकरीबन 16 सालों में 2010 में अगर आप चले जाइए, और 2010 का वो साल है जब हमने 18वीं तरमीम हमारी नेशनल असेंबली ने पास कर ली। 18वीं तरमीम के बाद जो हमारा माशी ढांचा सामने आता है उसमें 5 हुकूमतें नजर आती हैं। एक वफाकी हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी इस ढांचे के अंदर सिर्फ कर्ज लेना है। 16 साल से वफाकी हुकूमत कर्ज लिए चली जा रही है, और बाकी 4 हुकूमतें जो हैं वो खर्च किए चले जा रही हैं। आज से 16 साल पहले हमारा जो कौमी कर्जा था वो 10,000 अरब का था। अब वो तकरीबन कौमी कर्जा और लाइबिलिटीज मिला के कोई 100,000 अरब पे पहुंच गए हैं। तो ये इसमें एक आईनी लकूना है बहुत बड़ा। जब तक 18वीं तरमीम की जो माली शकें हैं वो इंटैक्ट रहेंगी और हमारा ढांचा जो है वो ऐसा रहेगा कि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कर्जा इकट्ठा करना है और सूबाई हुकूमतों ने सिर्फ उन कर्जाजात को खर्च करना है, तो फिर इसकी दुरुस्ती जो है वो बड़ा मुश्किल नजर आता है। तो सर अभी जो फॉर्मूला सामने आया है कि अब सूबे देंगे वफाक को पैसे, क्या उससे थोड़ी बेहतरी आएगी? देखिए, 3 इखराजात वफाकी हुकूमत के ऐसे हैं जिसमें से एक तो BISP है, तकरीबन 850 अरब रुपए का पिछले साल बजट जो है वो मुख्तस किया गया था। अब BISP के जो फायदा उठाने वाले हैं वो सारे इस्लामाबाद से बाहर हैं, या 99% पाकिस्तान से इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं, लेकिन उनका सारा बोझ जो है वो वफाकी हुकूमत पे आ जाता है। इसी तरह जो सूद की मद में तकरीबन 8-8,500 अरब मुख्तस किया जाता है, वो जो कर्जाजात लिए गए थे वो सिर्फ इस्लामाबाद पे तो नहीं खर्चे गए थे, वो पूरे पाकिस्तान पे खर्चे गए थे, लेकिन उनकी सर्विसिंग का जो बोझ है वो सारा का सारा वफाकी हुकूमत पे आ जाता है। तो ये 3 बड़े अखराजात, इसमें दिफा भी आप शामिल कर लीजिए। तो दिफा और BISP और सूद, ये जब तक सूबों के हवाले से इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दी जाएगी उस वक्त तक ये बोझ जो है ये वफाकी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक। और सर सबसे खतरनाक नंबर जो हमने इस इक्तिसादी सर्वे में देखे वो बिजली और गैस और वाटर सप्लाई के थे, जिसका हदफ 3.5% मिस्बत था, मगर ये -10% पर चली गई है। डॉक्टर साहब, एनर्जी सेक्टर का ये 10% का ग्राउंड क्रैश क्या ये नहीं बता रहा कि महंगी बिजली ने इंडस्ट्री और आवाम दोनों का बेड़ा गर्क किया है, और क्या इसका जिम्मेदार भी हुकूमत की बजाय किसी और बहाने को ठहराया जाए? देखिए, सबसे खतरनाक जो इशारिया है उसकी तरफ अब आपने जिक्र किया, और वो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर। उसमें बिजली का सेक्टर अगर देखा जाए तो लगभग 2,500 अरब का गर्दिशी कर्जा उसमें चल रहा है, और गैस के सेक्टर में उससे भी बड़ा एक गर्दिशी कर्जा है जो 3,500 अरब पे पहुंच गया है। तो आप समझिए कि मिला जुला के जो एनर्जी सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है वो लगभग 6,000 अरब पे अब पहुंच चुका है, और उस जानिब हुकूमत की तरफ से कोई इस्लाहाती इक़दाम जो है वो सामने नजर नहीं आता। अब आप सोचिए कि अगर मईशत की एक बिल्डिंग बनानी है और वो 10 मंजिला हो या 100 मंजिला हो, उसकी जो बुनियाद है वो एनर्जी सेक्टर है, और अगर एनर्जी सेक्टर इतना कमजोर होगा और 6,000 अरब के गर्दिशी कर्जाजात में
डूबा हुआ होगा, तो फिर वो मईशत की जो बिल्डिंग है उसकी बुनियाद अगर इतनी कमजोर है, तो इतनी कमजोर बुनियाद के ऊपर आप समझिए कि एक मजबूत मईशत जो है उसका तामीर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और सर साथ में पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क भी है, और लेकिन ज़राअत का हदफ भी 4.5% के मुकाबले में सिर्फ 2.8% रहा है। गंदम की बम्पर फसल का तो बहुत ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन किसान सड़कों पर रुल गए। क्या हमारी ज़राई पॉलिसी का मकसद सिर्फ नंबर पूरे करना है या किसान को बचाना भी है? देखिए 2.8 2.9 का जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर में हमने देखा, ये आप ध्यान में रखते हैं कि ये एक बहुत बड़े सैलाब के बाद का फिगर है। तो सैलाब के बावजूद 2.8 2.9 का फिगर आ जाना, मैं समझता हूँ कि अगेन इट्स नॉट दैट बैड, इतना बुरा नहीं है अगर सैलाब को आप ध्यान में रखिए। लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसमें जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है हुकूमत की मुदाखलत। हुकूमत गन्ने की फसल में मुदाखलत करती है, उसकी कीमतों का तयन करती है, कोटे का तयन करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। इसी तरह गंदम की फसल के अंदर तब मुदाखलत करती है। एक फसल जिसके अंदर हुकूमत मुदाखलत नहीं करती वो चावल की फसल है, और वो हमेशा कामयाब रहती है। पिछले 10 12 15 सालों से हर साल 2 2.5 3 बिलियन डॉलर की हम चावल की एक्सपोर्ट करते हैं। कभी चावल की डोमेस्टिक मार्केट में कमी नहीं होती, शॉर्टेज नहीं आती। लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन है, जो हल है एग्रीकल्चर पॉलिसी का, उसमें यह है कि हुकूमत अपनी मुदाखलत एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बंद करे। बिल्कुल सही। और सर एक तनख्वाहदार तबके के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक गुड न्यूज़ बताई जा रही है कि IMF से तनख्वाहदार तबके के लिए 60 अरब रुपए का रिलीफ लाने का दावा है। सर जो IMF एक रुपए का हिसाब रखता हो, वो अचानक आपके ख्याल में इतने मेहरबान कैसे हो गए? इस 60 अरब के पीछे छुपी असल शराइत क्या हो सकती है? जी मेरे इल्म में नहीं है जो भी खबर आप बता रही हैं। मेरे हवाले से तो IMF के पास हम 25 दफ़ा जा चुके हैं। पहली दफ़ा मुझे याद आता है कि 1958 में पहला पैकेज जो है वो हमने लिया था। तो हम एक बीमार मईशत को एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उस डॉक्टर का नाम हमने IMF रखा है, और वो डॉक्टर जो है वो एग्जैक्टली वही नुस्खा लिख के देता है जो उसने 24 दफ़ा पहले लिख के दिया है। वही दवा हम लेके आते हैं कि टैक्स बढ़ा दें, बिजली का रेट बढ़ा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, गैस का रेट बढ़ा दें। बीमार मईशत जो है वो तंदुरुस्त नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे एक एग्जामिनेशन की जरूरत है। उस डॉक्टर की भी एग्जामिनेशन करनी होगी कि जो बार बार वही नुस्खा लिख के दे रहा है, और उस बीमार मईशत की भी एक एग्जामिनेशन की जरूरत है कि वो उसी डॉक्टर के पास बार बार जाता है और उसी नुस्खे के ऊपर अमल दरामद भी करता है, और फिर तवक्को लगा के बैठता है कि मईशत जो है वो तंदुरुस्त हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही। सर लास्ट क्वेश्चन, ओवरऑल अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप कमेंट करें कि कल बजट 2026 पेश होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि आवाम दोस्त होगा, कोई रिलैक्सेशंस होंगी, या फिर ये एक और सख्त बजट आने वाला है? देखिए 2 बातें मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। पहली बात तो ये कि इस बजट से किसी किस्म की कोई रिलीफ की तवक्को रखने वालों की गलती है। और दूसरा ये कि इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी इजाफी बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर आने वाला है। अच्छा। हमारी जिंदगी जो पाकिस्तान के अंदर है वो ऑलरेडी काफी मुश्किल है। मजीद मुश्किलात जो हैं इस बजट के नतीजे में वो आने वाली नहीं है। तो इससे आप घबराएं नहीं, कोई मजीद मुश्किलात जो हैं वो इस बजट के नतीजे में नहीं आएंगी। ठीक, ना बेहतरी आएगी सर, ना इससे मजीद बुरा होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूक सलीम साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सियासत के शतरंज पर इस वक्त मोहरे इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि सफारतकारी के रवायती असूल पर से पुश्त चले गए हैं। वाशिंगटन से तेहरान तक और काबुल से नई दिल्ली तक इस वक्त ताकत का एक ऐसा तवाजुन कायम करने की कोशिश की जा रही है जिसके असरात बराह रास्त हमारी दहलीज पर महसूस हो रहे हैं। अमरीकी जरीदों और मोतबर न्यूज़ वेबसाइट्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स
ये इंकशाफ कर रही हैं कि व्हाइट हाउस और तेहरान के दरमियान पसे चिलमन जारी तवील मुज़ाकरात अब तातुल का शिकार हो चुके हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप यूरेनियम की अफसूदगी और अबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त से मुतालिक मुजवज़ा मुआहिदे पर ईरान के हतमी जवाब में ताखीर से शदीद मायूस थे। ये मायूसी उस वक्त बाकायदा फौजी कार्रवाई में बदल गई जब खित्ते में एक अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर का वाक़या पेश आया, जिसे पेंटागन ने फौरी फौजी कार्रवाई के लिए बुनियाद बनाया। अगरचे वाशिंगटन का दावा है कि ये हमले महदूद नौयत के थे ताकि सफारती रास्ते मुकम्मल बंद ना हो, लेकिन इसके बावजूद इसके जवाब में जो कुछ हुआ उसने आलमी मईशत की नब्ज रोक दी है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने न सिर्फ अपनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करके तजारती और ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुअत्तल करने का ऐलान किया है, बल्कि 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा भी सामने आया है। तेहरान यही नहीं रुका बल्कि उर्दन में कायम अल जर्क एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया गया है, जहां अमरीकी फिजाइया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे तैनात हैं। अमरीकी वजीर जंग ने फ्लोरिडा पर सेंटकॉम हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होकर वाजे कर दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमरीकी इंटेलिजेंस अब कहीं ज्यादा जदीद हो चुकी है और आने वाले हमले मजीद सख्त होंगे। अमरीकी महकमा खजाना ने 9 ईरानी शख्सियात और दिफाई इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं, जबकि सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया है कि ईरानी बहरिया और फिजाइया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाकर उन्हें मुआहिदे में ताखीर की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान कहां खड़ा है? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान का तस्करा करते हुए दावा किया है कि उन्होंने माजी में ईरान पर हमले पाकिस्तान के इसरार और कहने पर रोके थे, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के अपने आस पड़ोस में दहशतगर्दी के महफूज ठिकाने खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सलामती कौंसिल में पेश की गई अपनी ताज़ा तरीन सहमाई रिपोर्ट में बाकायदा तौसीक की है कि अफगान सरजमीन पर आलमी दहशतगर्द तंजीमें अपनी पूरी अस्करी सलाहियतों के साथ सरगर्म है। अफगान तालिबान की जानिब से इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई में नाकामी के बाद पाकिस्तान को मजबूरन फरवरी में नंगरहार और पक्तिका में फिजाई हमले करके फितनतुल ख्वारिज और दाइश के ठिकानों को तबाह करना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान सफारतकारी का कोई खुफिया दरवाजा अब भी खुला है या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खित्ते को एक बड़ी जंग में धकेल चुका है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, पेंटागन ने अपाची हेलीकॉप्टर के वाक़ये को बुनियाद बनाकर फौरी फौजी कार्रवाई की, जबकि ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि हमले महदूद नौयत के थे। आप इस महदूद कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या ये वाक़यतन महदूद थे या ईरान को दोबारा जंग में घसीटने का बाकायदा जाल था? बहुत शुक्रिया शदिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस बड़ी महदूद होती जा रही हैं, ख़ास तौर पर मैं मुज़ाकरात और एग्रीमेंट के सेंस में कह रहा हूँ। और मेरा मानना ये है, और अक्सर मैं यही कहता हूँ, कि जो मिलिट्री का ऑपरेशन होता है या वॉर होता है या मिलिट्री वॉरफेयर की तमाम जो एक्शंस टैक्टिकल लिए अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, वो बुनियादी तौर पर अमेरिका और इजराइल को एक एडवांटेज पोजीशन में डालना था, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने रजीम चेंज सोची थी, उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम का सोचा था, उन्होंने देखा था कि उनकी कंट्रोल में सारे का सारा पॉपुलेशन, हुकूमत बदल जाएगी तो उनकी तमाम अपनी पसंद की आ जाएंगे लोग। ऐसा तो हुआ ही नहीं। जब वो नहीं हुआ तो अमेरिका को वो लीवरेज नहीं मिल रही मुज़ाकरात की टेबल पर, क्योंकि मिलिट्री उनको वो ऑब्जेक्टिव नहीं दिला पाई जिसके लिए जंग छेड़ी गई थी। और मिलिट्री की ये शिकस्त नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो ऑब्जेक्टिव अनरियलिस्टिक थे, वो इन्फ्लेटेड थे और डिल्यूजन पर बेस थे, जो बुनियादी तौर पर नेतन्याहू ने वेनेजुएला के ऑपरेशन के बाद अमेरिकन सदर के ज़हन में डाले थे और ये कहा था कि 47 सालों में कोई भी सदर इतना हिम्मत नहीं कर सका ईरान को सबक सिखाने का, तो आप करें, और आप जब करेंगे तो आपका तारीख में नाम लिखा जाएगा। लेकिन तारीख जब हम पढ़ते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी भी सर धमकियां यही दे रहे हैं कि हम ईरान पर आज रात भी बड़े शदीद हमले करेंगे और उनका हाल भी हम वेनेजुएला जैसा ही करेंगे। जी शजिया, उन्होंने जिस तारीख का मैं जिक्र कर रहा था, देखिए रोनाल्ड रेगन 80s में जब उन्होंने प्रेशर डाला था इसी हुकूमत पर, यानी जो IRGC की हुकूमत थी, तो उस प्रेशर के बदले में उल्टा असर हुआ। ईरान ने उस जमाने में हिजबुल्लाह कायम कर ली या उसको हेल्प किया, यूं समझ लें। दूसरा, जब जॉर्ज W बुश क्लिंटन आए तो क्लिंटन ने जब प्रेशर डाला तो उस वक्त इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया।
जी। फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आपको याद होगा, उन्होंने ईरान को कहा था कि ये एक्सेस ऑफ इविल है। जब उन्होंने प्रेशर डाला तो ईरान ने अपना बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर दिया। फिर आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप आए। प्रेसिडेंट ट्रंप 1 साल के अंदर 2 दफा हमलावर हुए हैं। तो नेतन्याहू ने एक प्रोग्राम में, एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं 40 सालों से ईरान पर हमले के ख्वाब देख रहा था। जी। तो उनको ऐसा कोई सदर नहीं मिला जो 1 साल में 2 दफा हमला करे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमला किया तो इन्होंने एक न्यू फाउंड, खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक वेपन ईरान के हवाले कर दिया। आज तक 2 सदूर ऐसे हैं अमेरिका के जिन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किया है ईरान के खिलाफ। एक थे जिमी कार्टर, वो 24, आपको याद होगा जब ये हुकूमत आई है, इस वक्त जो रजीम है, उन्होंने 52 अमेरिकन पकड़ लिए थे, हॉस्टेज बना लिए थे, एम्बेसी का जो स्टाफ था। और फिर अमेरिका में जिमी कार्टर ने हुक्म दिया था डेल्टा फोर्स को कि वो उनको रेस्क्यू करें यहाँ से। उस पासदारान इनकलाब ने उनको पकड़ा हुआ था। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ईगल क्लॉ के नाम से, 24 और 25 अप्रैल 1980 में। वो ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ। 8 हेलीकॉप्टर तबाह हुए अमेरिका के उस ऑपरेशन में, 8 क्रू मारे गए, एक C-130 एक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, एम्बैरेसमेंट हुई। और कहा जाता है कि जिमी कार्टर की उसी साल 1980 में आने वाले इलेक्शन में वो सेकंड टर्म के लिए नहीं जीत सके थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी, उनका ऑपरेशन ईगल क्लॉ की नाकामी। मैं इससे लिंक कर रहा हूं। तो एक सदर वो थे और दूसरे सदर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जिन्होंने और ज्यादा ईरान को स्ट्रांग कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनलाइज जंग कर ली ईरान ने, उसमें वो कामयाबी से खौफजदा कर दिया उसने तमाम खित्ते में दूसरे ममालिक को, और इसराइल को भी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर दी। तो आई थिंक ये जो हेलीकॉप्टर केस है यार, ये तो बहाने हैं। मज़ाकरात में प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि नेगोशिएशन लीवरेज अब कौन ले सकता है। मिलिट्री में जो ऑल आउट जंग हुई थी उसमें तो हो नहीं सका। तो ये जो छोटे छोटे एस्केलेशंस हैं या अप्स एंड डाउन्स है, इसमें ये रखा जा रहा है। और एक आखिरी बात इस सवाल के जवाब में मैं अर्ज करता चलूं, नेतन्याहू की ये ख्वाहिश है कि जंग या पीस इसी तरह चलता रहे, क्योंकि अगर अमन का मुआहदा हो जाता है तो फिर तो बाइंडिंग हो जाती है, फिर मुल्कों को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। इजराइल का ख्याल ये है कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इजराइल के पॉइंट से खुली रहनी चाहिए। एज एंड व्हेन इजराइल को लगे कि हिजबुल्लाह पर हमलावर हो जाए, और एज एंड व्हेन लगे कि कोई प्रोग्राम इधर बढ़ रहा है, कोई ऐसी न्यूक्लियर एनरिचमेंट का कोई प्रोग्राम है या कुछ और है, तो ईरान पर हमला कर दिया जाए। तो ये इन बिटवीन हैंग कर रहे हैं, जो इजराइल को तो सूट करती है, दुनिया को सूट नहीं कर रही। सर इजराइल को भी सूट करती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो सूट नहीं करती ना। आगे मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उनको तो चाहिए, वो तो चाह रहे हैं कि मैं इसमें से निकलूं, जल्द से जल्द मामला समेटा जाए, सो दैट कि मैंने लोगों को जवाब भी देना है अपने। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसीलिए देखा कि उनको पहले लगता था कि जो नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव है वही उनके ऑब्जेक्टिव। अब उनको समझ आई है कि नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव ऑल टुगेदर डिफरेंट है। क्लियर कट विक्ट्री उनको नहीं चाहिए। वो प्रोलॉन्ग एक विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी ईरान की खोले रखना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, क्योंकि अगर दुनिया में इस वक्त 8 बिलियन पॉपुलेशन है, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो ब्लेम प्रेसिडेंट ट्रंप को ही करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा किया है, सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा किए हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो तब प्रेसिडेंट ट्रंप को एक पॉपुलैरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती नजर आ रही है बुरे तरीके से एट होम, और ग्लोबली भी उनको पिन पॉइंट किया जा रहा है। और आपको पता है वो थोड़ा खुद पसंद शख्सियत है उनकी, तो वो नहीं चाहते कि मेरी लेगेसी ये हो कि लोग मुझे बुरे नाम से आते। तो आई थिंक वो इसीलिए हट गए हैं उसके लाइन से जो नेतन्याहू टोक कर रहा है, और इसीलिए इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ आखिरी बात इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी नहीं दुनिया को बताना चाहते कि मैं कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन से या कोई लीवरेज देके करता हूं। इसीलिए वो आपने देखा कि जब इस तरह का हेलीकॉप्टर का क्रैश होता है तो उसको बड़ी मैसिव रिटेलिएट किया जाता है, ताकि अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करें कि हम लिहाज कर रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी का इशू नहीं है। हाँ, हम ईरानी बहरी और फिजाइया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हैं, इस तरह के बयान वो देते हैं। खैर सर, ईरान ने उर्दन में कायम अल ज़र्क एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया है, जहां जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं। इस हमले की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? क्या ईरान ने अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट या थार्ड को बाईपास करके अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा लिया है? हम इसको कैसे लेंगे? चलिए देखिए, ये जितने बेसिस जिनको जिक्र हम कर रहे हैं, इराक हो, सीरिया हो, हमने देखा लीबिया हो, तमाम के तमाम की जो हिस्ट्री है, वो अमेरिका तो उनको लिबरेट करवाने आया था। फिर हिस्ट्री ने देखा कि लिबरेट कराने की बजाय वो क्यास में चले गए वो मुल्क, वहां पॉकेट्स बन गई, वहां प्रॉक्सीज ने टेक ओवर कर लिया। अब इराक एक ऐसी सरजमीन है जिसपे अमेरिका भी मौजूद है, इजराइल की भी प्रॉक्सी मौजूद है, और ईरान के हमदर्द भी बहुत ज्यादा है। तो ये एक मुल्क डिवाइडेड है। इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका का जो बेस है इन्होंने हिट किया है, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उस एरिया में। वो बेस वो है
जो बुनियादी तौर पर जब भी वहां से इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स आती हैं ईरान की तरफ, तो ना सिर्फ उनको सपोर्ट करता है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में और प्रोटेक्शन में, बल्कि जो इजराइल की तरफ से फायर किया जाता है, सॉरी, जो ईरान की तरफ से फायर किया जाता है इजराइल की तरफ, उनको भी इंटरसेप्शन करने में उसका बेस का बड़ा रोल रहा है। तो इस वजह से ईरानियों ने उसको हिट करना मुनासिब समझा कि वहां से वॉर एफर्ट जनरेशन बहुत ज्यादा होती है ईरान के खिलाफ, और अमेरिका का बहुत सबसे प्रोमिनेंट वो फुट होल्ड है इराक के अंदर। तो आई थिंक इसलिए उसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट समझते हुए और एक काउंटर प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने के लिए अमेरिका पर कि अगर आप ये करेंगे तो हमें ये बेस की लोकेशन भी पता है और हमें इसकी अहमियत पता है, इसलिए इसको टारगेट किया गया। क्योंकि ईरान की जो यूरेनियम सर एनरिचमेंट को 90% तक पहुंचने से रोकना ट्रंप इंतजामिया का सबसे बड़ा हदफ है। फिजाई और स्ट्रेटेजिक जंग के माहिर के तौर पर आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के पास ईरान की ज़ेरे ज़मीन और पहाड़ों को काट कर बनाई गई जो न्यूक्लियर तंसीबात है उनको तबाह करने के लिए क्या अस्करी ऑप्शंस हैं? देखिए नजिया, जून 2025 पिछले साल ऑलमोस्ट एक साल हो गया जब ये अमेरिका ने पहला हमला किया था, और उसके सून आफ्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया था कि अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के तमाम न्यूक्लियर जितने इंस्टॉलेशन थी उनको ऑब्लिटरेट कर दिया है। ऑब्लिटरेट का मतलब है नामो निशान मिटा देना। मैं उसी वक्त जब चैनल पे था, जिन चैनल्स पे था, और मैंने उनसे अर्ज किया था कि ऑब्लिटरेट नहीं किया जा सकता न्यूक्लियर प्लांट को, क्योंकि ईरान ने 47 सालों से अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है उसको डे वन से पता था कि इन न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या अफ्रीका के कंट्री ने नहीं करना। इसमें जब भी हमला हुआ इजराइल अमेरिका ने करना है, अलग-अलग या मिलकर, तो उन्होंने डे वन से इसको प्रोटेक्शन दी थी। मैं उसका निजाम पढ़ रहा था कि वो ऑलमोस्ट 300 फुट ऑनवर्ड उन्होंने बनाया था उस वक्त, और जो कि आम जो डेजी कटर बंकर बस्टर्स वगैरह बॉम्ब हैं वो 150 से 200 फुट डेप्थ पे जाते हैं, 300 तक नहीं पहुंचते। मैंने उस वक्त भी कहा था ये ऑब्लिटरेट नहीं हो सकता। तो ऑब्लिटरेट अगर हो गया था तो प्रेसिडेंट 7 महीने बाद वहां क्या कर रहे हैं, वो तो नामो निशान खत्म हो गया था ना। उस वक्त मैं माना था। फिर जो इन्होंने डेजी कटर और बम्बर बस B-52 का इस्तेमाल किया था, तो ईरानियों ने उसको लेबोरेटरी के तौर पे, केस के तौर पे यूज किया है पिछले साल। उसका उन्होंने डेप्थ पढ़ी है, उसका उन्होंने डिस्ट्रक्शन पढ़ी है, उसका मैग्नीट्यूड पढ़ा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी पढ़ी है। वो पढ़ने के बाद उन्होंने अपने फर्दर, मैं पढ़ रहा था कि 150 के 100-150 फुट अपने प्लांट को, अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को और ज्यादा डेप्थ में ले गए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब डे वन से बना था तो ईरान ने पहली चीज जो जेहन में रखी थी कंस्ट्रक्शन में वो थी सर्वाइवेबिलिटी, अपनी भी और तमाम एसेट्स की। यही देख रहे हैं कि आज तक पिछले 4 महीनों में आपने देखा 5 महीनों में जंग ना सिर्फ बंद नहीं हो रही बल्कि और ज्यादा बढ़ाने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो अमेरिका हासिल करना चाह रहा है। क्योंकि ईरान तो सालों से तैयारी कर रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग किसी ना किसी दिन ये होना है। सर आगे बढ़ते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया सेमाई रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें ये तस्दीक की गई है कि अफगान सरजमीन पर आलमी दहशतगर्द तंजीमें पूरी अस्करी सलाहियत के साथ सरगर्म है। सर एक ऐसे वक्त में जब काबुल के पास जदीद तरीन अमरीकी असला जो नेटो के इनखला के बाद वहाँ छोड़ा गया है वहाँ मौजूद है, क्या ये मुमकिन है कि ये जदीद अमरीकी नाइट विजन आलात, स्नाइपर्स राइफल्स हो गई और बारूद अफगान तालिबान की रजामंदी या गफलत की वजह से इन अस्करी ग्रोहों के हाथ लग रहा है, या पाकिस्तान को इससे निशाना बनाया जा रहा है? देखिए शाजिया, मैं सिर्फ मुमकिन नहीं है, मैं अपने सोर्सेज से आपको कंफर्म कर सकता हूं कि उनके पास हैं ये। अच्छा। ये उनको मुहैया किए गए हैं, चाहे जिस टर्म्स पर भी किए गए हैं। इस वक्त जो दहशतगर्द हमारे मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ, उनके पास ये तमाम फैसिलिटीज जो ऑस्मोस अमेरिका ने पहलगाम बेस पर छोड़ी थी वो इनके पास हैं। और ये अमेरिका को $7.2 बिलियन का असला छोड़ते वक्त सोचना चाहिए था कि वो किसके हवाले कर रहे हैं। ये वही तालिबान है जो 2001 में उन्होंने, आपको याद होगा 9/11 जब हुआ था उसके बाद इनकी हुकूमत खत्म करने के लिए एक मैसिव डिस्ट्रक्शन की थी, डेजी कटर किए थे, तोरा बोरा वाला ऑपरेशन याद होगा आपको। उसके बाद आने वाले 20 सालों में अमेरिका ने तकरीबन $2 ट्रिलियन खर्चे, 20 साल लगाए। और फिर यहां से अफगानिस्तान छोड़ के जाते वक्त हुकूमत उन्हीं तालिबान को देकर चले गए जिनसे लड़ना चाहते थे, ये लड़ते रहे थे। दोहा एग्रीमेंट क्या था बुनियादी तौर पर? दोहा एग्रीमेंट उसी की कंटिन्यूएशन थी। जब 20 साल के बाद आप उन्हीं को हैंड ओवर करके एज पर दी एग्रीमेंट गए। और उससे भी बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि पहलगाम का पूरा बेस जो आपका है, इस आई एम सॉरी बगराम बेस, पहले भी मैंने गलत कह दिया, मैं माफी चाहता हूं। बगराम एयरबेस, जो बगराम एयरबेस पर तमाम के तमाम छोड़कर आप असला चले गए, स्टेट ऑफ द आर्ट फर्स्ट वर्ल्ड वेपन्स हैं वहां पर, नाइट विजन ग्लासेस हैं, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं, जो स्नाइपर गन्स हैं। तो इतना खतरनाक असला जब आप छोड़ के गए हैं तो क्या अमेरिका तवक्को करता था कि वो एथिक्स, मोरालिटी और
इंटरनेशनल रूल्स एंड बाइंडिंग को फॉलो करेंगे। Not जो at all. मुल्क अपने सर्वाइवल के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है इन द नेम ऑफ प्रॉक्सी और वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर और टेररिज्म, उसने आपके उस कंपाउंड में जो आपने उस बेस पर छोड़ा था बगराम एयर बेस पर, वो रिस्पेक्ट करनी थी किसी लॉ या एग्रीमेंट की, और वही शख्स आना है। मैं तो कंफर्म कर रहा हूं आपको कि ये वही असला इस्तेमाल हो रहा है। सही। और सर, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो आईबीओज और क्रॉस बॉर्डर फिजाई हमले आर्जी हल हो सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को अब पाक अफगान सरहद की बाढ़ और सिक्योरिटी पोजीशंस को रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, और क्या अस्करी तौर पर हम काबुल के खिलाफ एक सख्त मुआशी और तजारती नाकाबंदी का ऑप्शन इस्तेमाल करने की पोजीशन में है? देखिए, पहले भी हमने किया है, और अफसोसनाक बात इस पूरे पहलू में यही है कि अफगान तालिबान ने उसे नहीं सीखा। ये अफसोसनाक इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने अभी भी बहुत लीनियंसी के साथ इवन ऑपरेशंस जो किए हैं, जिनको एयर ऑपरेशंस की आप जिक्र कर रही हैं, वो बहुत प्रिसाइज किए हैं। मैं अक्सर टेलीविजन पे बताता रहता हूं व्यूअर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखिए, एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मैं आपको बता सकता हूं कि हम कुछ जनरल पर्पस बॉम्ब यूज करते हैं और कुछ प्रिसीजन गाइडेड मुनीशन भी यूज किया जाता है। जनरल पर्पस का मतलब होता है वो एरिया के लिए अंदर फेंके जाते हैं, आपको उधर डिस्ट्रक्शन की कन्फाइनमेंट करना मुश्किल होता है, जबकि जनरल पर्पस बॉम्ब प्रिसीजन होते हैं, टारगेटेड होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं। लेकिन जनरल पर्पस बॉम्ब के प्रिसीजन गाइडेड जो होते हैं वो महंगे होते हैं, आप एक्सपेंसिव है। हम वो प्रिसीजन गाइडेड मुनीशन यूज कर रहे हैं बेरिंग मोर कॉस्ट, ताकि हम कोई पॉसिबिलिटी रिफ्रेश ना रखें। हमने बड़ी प्रिसीजन से किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी तरह हम ना इसमें बहुत प्राइड लेते हैं, ना कुछ सक्सेस हम अपनी गिनते हैं। हमने मजबूरी की हालत में किया है, और बहुत हालत मजबूरी इसलिए किया है कि अफगानिस्तान के तालिबान को कोई सिर्फ नुकसान पहुंचे और आम जो अफगानिस्तान के शहरी हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं और बड़ा मैयर्ड कर रहे हैं। ये भी मैं आपको श्योर कराना चाहता हूं कि हम बहुत सिलेक्टिव हैं टारगेटिंग के अंदर, बहुत ज्यादा सोर्सेज वेरीफाई करते हैं, तब जाकर ऐसे अटैक्स किए जाते हैं। नीजर पर नहीं करते, रैंडमली नहीं करते, और मिस रिपोर्टिंग को हम बहुत ज्यादा इंश्योर करते हैं कि वो फिल्टर आउट करके पिन पॉइंटेड एंड वेल एक्यूरेट टारगेट्स को टारगेट किया जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया दफाई तज़कियाकार एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।